हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सिंधु सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में। साथ ही इसी में हम सिंधु सभ्यता के राजनीतिक जीवन, सिंधु सभ्यता की तिथि और सिंधु सभ्यता के पतन के कारणों का विश्लेषण करेंगे। इससे जो पिछला वीडियो था उसमें हमने सिंधु सभ्यता का सामाजिक जीवन और आर्थिक जीवन के बारे में अध्ययन किया था। तो सिंधु सभ्यता के यदि धार्मिक जीवन की बात करें तो हम ये पाते हैं कि सिंधु सभ्यता की जो खुदाई हुई है उसके किसी भी स्थल से हमें खुदाई स्थल से किसी पूजा गृह या मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है। सिंधु सभ्यता के विभिन्न स्थलों की खुदाई में जो मोहरे हैं, पाषाण मूर्तियां हैं या फिर मृण मूर्तियां हैं, उनसे हमें उनके धर्म के विषय में जानकारी मिलती है। बाकी हमें कोई मंदिर के अवशेष इन स्थलों की खुदाई में नहीं मिले हैं। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो, चहुंदो आदि स्थलों की खुदाई से मिट्टी की बहुसंख्यक नारी मूर्तियां मिली हैं। साथ ही मोहरों पर भी नारी आकृतियों का अंकन है। इससे पता चलता है कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो मातृ देवी की उपासना करते थे। नारी का समाज में बहुत ही सम्मानजनक स्थान था, जैसे कि हमने उनके सामाजिक जीवन में पढ़ा था। वो नारी का महत्वपूर्ण स्थान था और साथ ही वो मातृ देवी की उपासना भी करते थे, नारी को पूजनीय मानते थे और इस संदर्भ में इस हेतु वो नारी की उपासना के रूप में मातृ देवी की पूजा करते थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा पर पद्मासन की मुद्रा में एक योगी का चित्र मिला है। ये त्रिनेत्र हैं, जिसके दाईं ओर चीता व हाथी हैं तथा बाईं ओर गैंडा और भैंसा खड़े हुए हैं। ये योगी की मूर्ति है। इसको जो विद्वान हैं वो पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति बताते हैं कि ये जो है पशुपतिनाथ शिव की जो है मूर्ति है, उसका अंकन है। मातृ देवी के समान शिव पूजा का भी सिंधु सभ्यता में जो है व्यापक प्रचलन था। शिव की पूजा मूर्तियों और लिंगों द्वारा होती थी। ये लिंग पत्थर, सीप और कांच की मिट्टी के बने होते थे। तो सैंधव नगरों की खुदाई में बड़ी संख्या में हमें चक्र या छल्ले भी मिले हैं, जो है कांच की मिट्टी या पत्थर के बने हुए हैं। विद्वानों ने इन छल्लों की पहचान योनि से की है और ये माना जाता है कि सिंधु सभ्यता में लिंग और योनि की पूजा की जाती थी। मातृ देवी और शिव पूजा के अतिरिक्त सिंधुवासी विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों, जैसे पशुओं में हाथी, चीता, गैंडा, भैंसा व कुबड़दार जो बैल हैं, उनकी इस सभ्यता में पूजा की जाती थी। विशेष रूप से जो कुबड़दार बैल है उसका अंकन हमें सिंधु सभ्यता की जो मोहरें हैं उस पर बहुतायत से मिलता है। ये उनका विशेष रूप से पूजनीय था कुबड़दार बैल। इसका चित्रांकन बहुतायत से सैंधव मोहरे जो है उन पर मिलता है। चूंकि बैल को शिव का वाहन माना गया, अतः ये जो है बैल भी पूजनीय था। फाख्ता पवित्र पक्षी माना जाता था, इसकी पूजा की जाती थी। वृक्षों में सिंधुवासी पीपल को विशेष रूप से पवित्र मानते थे, उसकी पूजा करते थे। जो सैंधव मोहरे हैं, मृदभांड हैं, उन पर हमें पीपल की पत्तियों का अंकन मिलता है। एक श्रृंगी पशु का अंकन भी सैंधव मोहरों पर बहुतायत से मिलता है, जिससे पता चलता है कि ये एक श्रृंगी, एक सींग वाला जो पशु है वो भी सिंधु सभ्यता में पूजनीय था। एक मुद्रा पर जो है एक चित्र खुदा हुआ है जिसमें दो एक श्रृंगी पशुओं के संयुक्त सिर से पीपल की डाली निकल रही है। इससे ये माना गया है कि एक श्रृंगी पशु पीपल देवता का वाहन था, जिसको पवित्र माना जाता था एक श्रृंगी पशु को। सैंधव बर्तनों और मोहरों पर भी जो है नाग का चित्रण मिलता है। नाग की पूजा की जाती थी। नाग को देवता माना जाता था और फिर उसकी पूजा की जाती थी। इस बात का जो अंकन है नाग का, वो सैंधव मोहरों पर मिलता है। खुदाई में हमें बहुत सारे स्वस्तिक मिले हैं, क्रॉस मिले हैं, चक्र मिले हैं, जिसे लगता है कि इनको पवित्र माना जाता था और प्रतीक रूप में पवित्र मानकर इनकी पूजा की जाती थी। सैंधव सभ्यता में हमें जल पूजा का भी साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो से जो विशाल स्नानागार मिला है वो हमें जल पूजा का जो महत्व है उसको बताता है कि विशेष अवसरों पर
जो है जनता जो है सामूहिक रूप से स्नान करती थी। लोथल और कालीबंगा से हमें जो खुदाई हुई है उसमें हमें अग्निकुंड या फिर यज्ञ वेदियां मिली हैं। साथ ही यज्ञ वेदियों के पास में पशुओं की जली हुई हड्डियां और चित्रित मृदभांड के टुकड़े तथा राख मिली है, जिससे ये लगता है कि सिंधुवासी पशु बलि में विश्वास करते थे। तो इस प्रकार यदि हम सैंधव वासियों के धार्मिक जीवन की बात करें तो सैंधव समाज में मातृ देवी की उपासना की जाती थी, पशुपतिनाथ शिव जो है उसकी पूजा की जाती थी, जल पूजा, पशु पूजा और वृक्ष पूजा का भी विशेष महत्व था। हम बात करेंगे सिंधु सभ्यता की तिथि के बारे में। सिंधु सभ्यता की तिथि के विषय में इतिहासकारों में मतभेद है। विभिन्न विद्वान इस सभ्यता की जो तिथि है वो अलग अलग बताते हैं। मार्शल महोदय जो हैं, सर जॉन मार्शल, वो इस सिंधु सभ्यता की तिथि 3250 ईसा पूर्व से लेकर के 2750 ईसा पूर्व बताते हैं। यानी 3250 ईसा पूर्व में इस सभ्यता का जो है शुरुआत हुई, इसका प्रारंभ हुआ, और 2750 बीसी में ईसा पूर्व में इस सभ्यता का पतन हो गया। एक दूसरे विद्वान हैं सर अर्नेस्ट मैके, वो इस सिंधु सभ्यता की तिथि 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के बीच में मानते हैं। यानी इसका जो सिंधु सभ्यता का जो उत्पत्ति काल है वो 2800 ईसा पूर्व और जो इसका पतन है वो 2500 ईसा पूर्व में मानते हैं। दूसरे विद्वान सर माधव स्वरूप वत्स हैं, जो इस सभ्यता की तिथि 2700 ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व मानते हैं। सर मार्टिमर व्हीलर जो हैं इस सिंधु सभ्यता की तिथि 2500 से लेकर के 1500 ईसा पूर्व के बीच में मानते हैं। यानी 2500 ईसा पूर्व के बीच में से इसकी शुरुआत हुई और 1500 ईसा पूर्व के लगभग इस सभ्यता का पतन हो गया। ये मत जो है मार्टिमर व्हीलर का कि 2500 से लेकर के 1500 ईसा पूर्व का, वो हमें सही प्रतीत होता है। एक जो अन्य मत है वो कार्बन डेटिंग C14 का मत है। कार्बन डेटिंग पद्धति है जिससे हम प्राचीन वस्तुओं की तिथि का निर्धारण करते हैं, उनकी आयु का पता करते हैं। इनकी जो प्राचीन वस्तु की आयु जांचने की एक आधुनिक तकनीक है। इसके आधार पर कार्बन डेटिंग जो पद्धति है C14, उसके आधार पर सिंधु सभ्यता की जो तिथि है वो 2300 से लगा करके 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। इनमें से जो सर मार्टिमर व्हीलर का मत है 2500 से लेकर के 1500 ईसा पूर्व के बीच में जो सिंधु सभ्यता की तिथि है, ये वाला मत जो है हमें सही प्रतीत होता है और अधिकांश जो विद्वान हैं इसी मत को मानते हैं। हम बात करेंगे सिंधु सभ्यता के राजनीतिक जीवन के बारे में। जिस प्रकार सिंधु सभ्यता के जो है तिथि के बारे में विद्वानों में एक मत नहीं है, इसी तरह से सिंधु सभ्यता की जो है पतन के विषय में भी विद्वान जो है राजनीतिक जीवन के विषय में भी विद्वान जो है एक मत नहीं है। पिग्गट महोदय जो है सिंधु सभ्यता में के बारे में, राजनीतिक जीवन के बारे में बताते हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है इस विशाल सैंधव साम्राज्य की 2 राजधानियां थी। और इसके राजनीतिक जीवन के बारे में दूसरा मत वो बताते हैं कि सिंधु सभ्यता का शासन जो है वो पुरोहित वर्ग के हाथ में था। इसी तरह से अर्नेस्ट मैके महोदय जो हैं, इनके अनुसार मोहनजोदड़ो का शासन एक जनतंत्रीय प्रतिनिधि के हाथ में था। सैंधव सभ्यता में व्यापार, वाणिज्य और जो नगर नियोजन है उसको देख करके कई विद्वान ये मानते हैं कि सिंधु सभ्यता का जो शासन है वो वाणिज्य वर्ग या व्यापारी वर्ग के हाथ में था। विद्वान हंटर जो हैं वो बताते हैं कि मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक न होकर के जनतंत्रात्मक था। लेकिन इस बारे में यानी सिंधु सभ्यता के राजनीतिक जीवन के बारे में हम निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कह सकते। विद्वान अपने अपने जो मत हैं उनका प्रतिपादन किया है विद्वानों ने। हम बात करेंगे सिंधु सभ्यता के पतन के कारणों के विषय में। सैंधव सभ्यता के पतन के कारणों पर भी विद्वानों में मतभेद है। व्यापार, वाणिज्य, नगर नियोजन और उद्योग धंधों से परिपूर्ण इस सभ्यता के पतन पर इतिहासकारों में मतभेद है। सर जॉन मार्शल, मैके और SR राव इस सभ्यता के पतन का कारण बाढ़ को मानते हैं कि सिंधु नदी में बाढ़ आने के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ। सर गॉर्डन चाइल्ड व्हीलर इस सभ्यता के पतन का कारण
बाह्य आक्रमणों को यानी आर्यों के आक्रमण को सिंधु सभ्यता के पतन का कारण मानते हैं। दूसरे विद्वान वत्स और लांबिक जो है वो इस सभ्यता के पतन का कारण भूविवर्तनिक विक्षोभ यानी नदियों का मार्ग बदलने को इस सभ्यता के पतन का कारण मानते हैं कि नदियों ने मार्ग बदल लिया, जिससे ये प्रदेश जो है वो रेगिस्तान बन गया और फिर इस सभ्यता का पतन हो गया। विद्वान कन्नेडी महामारी फैलने को इस सभ्यता के पतन का कारण मानते हैं। तो इस प्रकार सिंधु सभ्यता के पतन के विषय में भी इतिहासकारों में मतभेद है। निश्चित रूप से हम इसके पतन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकते।